सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री पटल पर पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। देश हित में हो बजट सत्र में चर्चा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने की नोटबंदी समेत 5 मुद्दों पर चर्चा की मांग। मुद्दों पर सत्र से पहले संसदीय दल की बैठक में रणनीति तय करेगी कांग्रेस। नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति वालों पर कसा शिकंजा। आयकर विभाग ने 87 लोगों को जारी किए नोटिस। करोड़ों रुपए की 42 संपत्तियां भी जब्त। विनोद राय की अगुवाई में बीसीसीआई के प्रशासकों का पैनल गठित। रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमे और डायना एडुल्जी शामिल। खेल मंत्रालय के सचिव को शामिल करने से इनकार। जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद नजरबंद। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने उठाया कदम। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 9 फरवरी तक चलने वाले सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। राष्ट्रपति आज 11 बजे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आज ही 2016-2017 का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। सोमवार को स्पीकर की ओर से बुलाई गई बैठक में सभी दलों ने बजट सत्र के दौरान नोटबंदी पर चर्चा की मांग की, जिस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। आप सभी का स्वागत अब नए सेशन में, बजट सेशन में। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले कल लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक की। हालांकि टीएमसी ने इस बैठक से भी दूरी बनाए रखी। सुमित्रा महाजन ने कहा कि अच्छे माहौल में सभी दलों के नेताओं से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने जरूरी मुद्दों के अलावा नोटबंदी के मुद्दे पर भी चर्चा का अनुरोध किया है। बहुत छोटा सेशन है ये, मगर इन छोटे से सेशन में ही सभी लोगों ने जो कहा है कि कुछ प्रमुख बातों पर अभिभाषण पे चर्चा तो होगी, बजट पर जनरल चर्चा तो होगी। इसके साथ साथ अगेन जो नोटबंदी एक विषय रह गया, ये भी आग्रह था सबका कि इस पर भी चर्चा होना चाहिए। सुमित्रा महाजन ने ये भी बताया कि संसद को पेपरलेस करने की दिशा में 80% से ज्यादा प्रगति हुई है। कांग्रेस ने कहा कि बजट सत्र के पहले हिस्से में नोटबंदी, संस्थाओं को कमजोर करने, आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं और सीज फायर उल्लंघन समेत 5 मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं। एक तो डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का विषय। दूसरा जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है, बजट है, उस पर भी बहस होना चाहिए। संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा चाहते हैं। इस बीच आज 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बजट सत्र की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र को लेकर सोमवार को सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक की। प्रधानमंत्री का कहना है कि चुनाव के दौरान कुछ मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद संसद को काम करना जारी रखना चाहिए। विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले बजट पर आपत्ति जताई। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बजट से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई तृणमूल कांग्रेस ने नोटबंदी के विरोध में सत्र के पहले 2 दिन कार्रवाई में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। सबका एक ही राय था, हाउस चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए, बजट सत्र चलना चाहिए, दोनों पार्ट के बजट सत्र चलना चाहिए और बहस होना चाहिए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बैठक में 5 राज्यों से पहले बजट पर ऐतराज जताया। इन दलों ने सरकार से कहा कि बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं हो जिसका बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचे। विपक्षी दलों ने मार्च में होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से से पहले एक और सर्वदलीय बैठक की मांग रखी।
इन दलों ने साफ कर दिया कि बजट सत्र में वो नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असर पड़े, और अगर ये ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका असर जो है जो 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है उस पर इसका असर पड़ेगा। वो निश्चित रूप से वो बजट जो है वो फेल हो जाएगा अपने मकसद से, जब तक आपको अप टू डेट आंकड़े और परिस्थिति नहीं मालूम। अब डीमोनेटाइजेशन का असर जो पड़ा उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा इस बजट में। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी का कोई भी सांसद बजट सत्र के पहले 2 दिन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। टीएमसी ने नोटबंदी के विरोध में यह फैसला किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टीएमसी चिटफंड मामले में पार्टी के सांसदों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी संसद में उठाएगी। टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। Without doing anything in respect of the demonetization issue, they are coming with the budget. We are protesting that. In view of such protests, we are not attending 2 days. That is 31st and 1st in the parliament. आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार से अलग रेल बजट की परंपरा भी खत्म कर दी गई है। बजट सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक चलेगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक है। उन्होंने कहा कि सरकार को लंबी चौड़ी घोषणाओं की बजाय निवेशकों का भरोसा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में आज ज्यादा अच्छी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को केंद्र सरकार की आर्थिक विफलताओं पर एक पुस्तिका जारी की। उन्होंने कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश की गई है। मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विकास दर का अनुमान घटा दिया है। That the Indian economy is not in good shape is now obvious. Even the International Monetary Fund has projected that the growth rate of India in this current fiscal year will not be 7.6%, but less than that 6.6%. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार जीडीपी के आंकड़ों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। Most important question is, where are the jobs? The second question is, where is new capital investment? And the third question is, how are businesses being helped to grow and expand and employ more people? वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपीए के 10 साल के आंकड़ों की तुलना हमारे 3 साल के काम से कर रही है। Where are they degraded? What are the international rating agencies that they're talking about? If anything, because of demonetization, without much data in their hand, they are only speculating on what impact it might have on 1/4 of the economy. मंगलवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने वाला है। इसमें अर्थव्यवस्था की दशा दिशा की जानकारी होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र से पहले विजय माल्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि माल्या को यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के कहने पर कर्ज मिला। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि माल्या का कर्ज किसने माफ किया और देश से भगाने में किसने मदद की। बीजेपी ने विजय माल्या को लेकर सोमवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश की। पार्टी ने आरोप लगाया कि साल 2004 और 2008 में यूपीए सरकार के दौरान ही माल्या की कंपनी को कर्ज मिला था। इसके बाद 2010 में कर्ज चुकाने की शर्तों में बदलाव किया गया। बीजेपी का आरोप है कि माल्या ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को चिट्ठियां लिखकर मदद मांगी थी। Mr. Malia met Mr. Prime Minister. He apprised that he needed certain help. Mr. Prime Minister guaranteed him of help. Mr. Prime Minister told him to meet his top bureaucrat, and Mr. T.K.A. Nair, the principal advisor to the then Prime Minister of the country, Mr. Manmohan Singh, talks to all other concerned ministries to see to it that Mr. Vijay Malia is helped. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चिट्ठियां हर प्रधानमंत्री के पास आती हैं,
और इन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाता है। Who permitted Vijay Mallya to escape? Who waived 1200 crore rupees of money of Vijay Mallya? Who permitted Mr. Vijay Mallya to become a member of parliament in 2010? माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। लंदन में रह रहे माल्या को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पांच चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में कल बीजेपी और बीएसपी ने रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मौके पर अकाली बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा और कासगंज समेत 5 चुनावी सभाएं की। 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में बीजेपी और बीएसपी ने रैली कर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। अमृतसर में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ता है, उसको पंजाब का भी मुख्यमंत्री बनना है, गोवा का भी बनना है, गुजरात का भी बनना है, और उनको मालूम नहीं है कि जनता है सब जानती है। फगवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने दलित एकता पर जोर दिया। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है और इससे निपटना जरूरी है। मायावती ने आरोप लगाया कि सभी दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। जहां भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना तैयारी लागू की गई नोटबंदी का असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। बताओ अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बता दो, किसी ने अच्छे दिन देखे हो तो बताओ, और अच्छे दिन कैसे होते हैं ये तो कोई बताए हमें। अच्छे दिन के बहाने उन्होंने नोट बंद कर दिए, कहीं भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तब कम होगा जब हम और आप तय करें कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। इससे पहले रविवार को लखनऊ में अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया। इस रोड शो को विकास से विजय की ओर नाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल गोवा के मापुसा में रैली की। इस मौके पर उन्होंने गोवा की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन गोवा की जनता को सच्चाई पता है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर सख्ती से काम किया जाएगा। हम सख्ती से काम करेंगे और गोवा में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और मैं आपको खुशी से यहां कहना चाहता हूं, कि गोवा के विधानसभा में जो लोग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से जो जाएंगे, 60% से ज्यादा लोग नए चेहरे हैं, युवा हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। पणजी में उन्होंने कहा कि एनसीपी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन करके धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने इन खबरों को गलत बताया कि एनसीपी और बीजेपी नजदीक आ रहे हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। इसके बाद ये खबरें आई कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को एनसीपी समर्थन कर सकती है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल मुंबई के करीब भिवंडी की अदालत में पेश हुए। यहां उन पर आरएसएस पर उनके विवादित बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। अदालत ने मुकदमे में राहुल गांधी की रिकॉर्डिंग की याचिका पर सुनवाई 3 मार्च तक स्थगित कर दी है। पिछली सुनवाई में पेश होने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। मेरी लड़ाई विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। वही विचारधारा जिसने गांधी जी की हत्या की, वही विचारधारा जो गांधी जी को खादी ग्रामोद्योग के पोस्टर से हटा रही। पटियाला हाउस कोर्ट ने डीडीसीए मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 25 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस दिन उन पर और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं पर आरोप तय किए जा सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को खारिज कर दिया कि मुद्दे तय करने से पहले प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर करके मुकदमा चलाने की मांग की थी। उधर डीडीसीए और चेतन चौहान की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कोर्ट ने केजरीवाल और कीर्ति आजाद को समन भेजा है। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। The splendid, grand and massive neo-Buddhist copper dome of the Rashtrapati Bhavan. It gets its influence from stupa at Sanchi. The dome is more than twice the height of the rest of the building. The reinforced concrete shell of the outer dome began to be formed during the beginning of 1929. The last stone of the dome was laid on April 6, 1929. आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसील पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद काला धन रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। विभाग ने बेनामी संपत्ति विनिमय कानून के तहत कार्रवाई करते हुए देश भर में 42 मामलों में 87 नोटिस जारी किए हैं और करोड़ों की बैंक जमा को कुर्क कर लिया है। 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में आए इस कानून में भारी जुर्माना और 7 साल तक के कैद का प्रावधान है। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद आयकर विभाग ने सार्वजनिक विज्ञापन देकर लोगों को दूसरों के बैंक खातों में बिना हिसाब किताब वाले पुराने नोट जमा करने के खिलाफ आग्रह किया था। विभाग ने चेतावनी दी थी कि उनकी इस हरकत पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम 1988 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। आरबीआई ने एटीएम से एक दिन में 10,000 निकासी की सीमा खत्म कर दी है। अब 1 फरवरी से एटीएम से 10,000 से ज्यादा की निकासी की जा सकती है। हालांकि बचत खाते के लिए हफ्ते में 24,000 निकासी की सीमा बरकरार रहेगी। इसके साथ ही चालू खाते से राशि निकालने की सीमा खत्म कर दी गई है। चालू खाते के लिए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इससे पहले 16 जनवरी को आरबीआई ने एटीएम से कैश निकासी की सीमा 4,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी थी। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद सबसे पहले एटीएम से नकद निकासी की सीमा 2,500 तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया था। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की अपील की है। जीएसटी परिषद के फैसले के विरोध में कल 70,000 कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर ऑफिस में काम किया। उनका आरोप है कि परिषद के फैसलों का उनके काम और हितों पर असर पड़ेगा।
जीएसटी परिषद के हाल ही में किए फैसलों के खिलाफ अप्रत्यक्ष कर विभाग के करीब 70,000 कर अधिकारी और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। इनकी दलील है कि जीएसटी परिषद में लिए गए फैसले राज्यों की तरफ झुके हुए हैं, जो केंद्र के शुल्क लगाने और कर संग्रह के काम के लिए अच्छा नहीं है। एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है सारी पावर्स स्टेट्स को देने के लिए, तो हमारा कंसर्न यही है कि जीएसटी तो इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसमें पावर्स यूनियन ऑफ इंडिया के पास हो, सेंटर के पास हो, और हम लोगों के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट ना हो बिल्कुल भी। वाम दलों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की आशंकाओं पर विचार करना चाहिए। Finance Ministry and Finance Minister Mr. Arun Jaitley will have to address these concerns without any delay. This is an understanding between the state finance ministers and the central finance ministers. Major policy question cannot be questioned by the staff association. So I feel that they should go by the government's decision. जीएसटी परिषद की 16 जनवरी की बैठक में राज्यों को 12 समुद्री मील के क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाने की इजाजत देने पर सहमति बनी थी। साथ ही 1.5 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले 90% करदाताओं को राज्य के दायरे में लाने का फैसला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से डाक विभाग का पोस्टल बैंक शुरू हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने नई दिल्ली से पोस्टल बैंक का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस साल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पेमेंट बैंक आने वाले समय में पारंपरिक बैंकों के लिए चुनौती पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में हिमस्खलन से निकाले गए 5 जवानों की मौत हो गई है। इन्हें शुक्रवार को बर्फ के नीचे से जिंदा बचाया गया था। इसके बाद से इनका इलाज चल रहा था। उधर बुधवार को गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आए 14 जवानों के शव श्रीनगर लाए गए, जिन्हें कल उनके गृहनगर भेजा जाएगा। खराब मौसम के चलते इसमें दिक्कत आ रही थी। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की चपेट में आने से 20 सैनिकों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को चलाने के लिए पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई में 4 सदस्यीय प्रशासकों का पैनल बनाया है। इस पैनल में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी लिमिटेड के एमडी विक्रम लिमये और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना डुलजी को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने खेल मंत्रालय के सचिव को प्रशासकों के पैनल में शामिल करने की केंद्र सरकार की मांग खारिज कर दी है। फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली आईसीसी की बैठक में अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमये बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा तीसरे सदस्य के तौर पर अनिरुद्ध चौधरी भी बोर्ड की ओर से शिरकत करेंगे। प्रशासकों का पैनल बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज को देखने के साथ ही लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अमल को भी सुनिश्चित करेगा। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया था। पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद समेत 5 लोगों को नजरबंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव की वजह से ऐसा किया गया है। इन लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। हाफिज सईद को लाहौर की मस्जिद कुदसिया से हिरासत में लिया गया। पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक सईद को घर में नजरबंद करने के लिए जौहर प्रांत ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक जमात उद दावा को लाहौर की सड़कों से बैनर और पोस्टर हटाने के लिए भी कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी को शरणार्थियों के लिए मुश्किल समय बताया है। यूएन के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से शरणार्थी बेचैन और भटके हुआ महसूस कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनएचआरसी ने बताया कि इसी हफ्ते 800 से ज्यादा शरणार्थियों ने अमेरिका में शरण लेनी थी। एजेंसियों ने कहा है कि इस फैसले से करीब 20,000 शरणार्थियों की उम्मीदों को धक्का लगा है। शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने अस्थायी तौर पर ईरान, इराक और सीरिया समेत 7 देशों के नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की निंदा हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्यूबेक सिटी में सोमवार को मस्जिद पर हुए आतंकी हमला इसे करार दिया है। उन्होंने इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है।
इस हमले में 5 लोगों की जानें गई हैं जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं। यह हमला उस वक्त किया गया जब क्वेबेक इस्लामिक कल्चरल सेंटर में लोग नमाज अदा करने के लिए जमा हुए थे। गोलीबारी के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। फ्रांस की आइरिस मितेनेर ने मिस यूनिवर्स 2017 का ताज अपने नाम कर लिया है और हैती की रॉकवेल पोलिशियर दूसरे स्थान पर रही हैं। कोलंबिया के एंड्रिया तोवर दूसरी रनर अप रही। भारतीय रोशमिता हरिमूर्ति अंतिम 10 में भी जगह नहीं बना पाई। 24 साल के आइरिस डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। आइरिस ने 86 प्रतियोगियों को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया। फिलीपींस की पूर्व मिस यूनिवर्स पिया वर्जबैश ने उन्हें खिताब दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। देश हित में हो बजट सत्र में चर्चा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने की नोटबंदी समेत 5 मुद्दों पर चर्चा की मांग। सत्र से पहले संसदीय दल की बैठक में रणनीति तय करेगी कांग्रेस। नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति वालों पर कसा शिकंजा। आयकर विभाग ने 87 नोटिस किए जारी। करोड़ों रुपए की 42 संपत्तियां भी जब्त। विनोद राय की अगुवाई में बीसीसीआई के प्रशासकों का पैनल गठित। रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमे और डायना डुलजी शामिल। खेल मंत्रालय के सचिव को शामिल करने से इनकार। जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद नजरबंद। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने उठाया कदम। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।